आपको सबको नमस्कार। मैं हूं अंजना मैं एंटी हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मेरा नाम रविशुद्दीन। फाइट राउंड 1। मैं मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता, मगर आप चैनल वालों ने सचमुच हिंदुस्तान का मज़ा ख़राब कर दिया है। जो भाषा है और जिस तरह से काम चल रहा है पिछले 5 साल में, आज न कल कोई 10 साल बाद जब YouTube के तहखाने में जाकर ढूंढेगा कि ये लोग क्या कर रहे थे, तब पता चलेगा कि कोई NDTV भी था जो भीड़ नहीं बन रहा था। ना हम भीड़ बन रहे थे, ना हम भीड़ बना रहे थे। इस बात को याद रखिएगा। सुप्रिया प्रसाद जी यहाँ पहुंच नहीं सके, लेकिन उनके 4 सिपाही यहाँ तैनात हैं। वो आज तक की सोच है, उसकी रफ्तार है, उसकी तेजी है, उसकी आत्मा है, उसकी फॉरवर्ड प्लानिंग है, और कैसे खबर को फैला दिया जाए हर एक व्यक्ति तक, ताकि कभी YouTube के तहखाने में इस चैनल को ढूंढना न पड़े। इसलिए आज तक के संपादक इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं, उनके सिपाही आपके सामने हैं। धन्यवाद। KO Round 2। बहुत बातें कही गई कि अभी कुछ देर पहले काफी कुछ कहा गया कि कभी देखना चाहिए मुड़कर कि हम क्या करते हैं। बिल्कुल देखना चाहिए मुड़ के हम क्या करते हैं। जरूरी वो भी है सोचना कि जब हम मुड़कर देखें, जब हम आईने में देखें, तो लगे हम अगर किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं तो कितनी कालक हमारे मुंह पर भी है, वो भी सोचना जरूरी है। तो मैं धन्यवाद करता हूं ENBA के जूरी का, अनुराग का, क्योंकि व्यूअर्स जो हैं वो सब कुछ निर्धारित करते हैं। और जब आपकी व्यूअरशिप हाई हो, अक्सर नेता कहते हैं कि आप उसकी साइड लेते हो, आप उसकी साइड लेते हो। मैं एक ही बात बोलता हूं कि हमारे व्यूअर्स तय करते हैं कि हम कितने बेहतर हैं। आपके वोट तय करते हैं, हमारे व्यूअर्स तय करते हैं कि हम कितने बेहतर हैं। जिसके नंबर जितने हैं वो उतना बेहतर है, उसको मानने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। Draw Round 3। ये चुनाव बहुत खतरनाक है और चुनाव आयोग की तो मैं बात नहीं करना चाहता। हाँ, जिस तरह से मीडिया ने बीजेपी के लिए मेहनत की है, मुझे लगता है कि न्यूज एंकर को भी मंत्री बनाना चाहिए। कुछ न्यूज एंकर ने, कुछ मालिकों को भी मंत्री बनाना चाहिए। उनको कैबिनेट और न्यूज एंकर को कम से कम स्टेट मिनिस्टर का दर्जा देना चाहिए। आज वो कह रहे हैं कि कुछ मीडिया एंकर्स को मंत्री बना दिया जाना चाहिए, मीडिया मालिकों को मंत्री बना दिया जाना चाहिए। क्यों? उस दिन तो मीडिया एंकर्स मंत्री नहीं बने थे जिस दिन अपने न्यूज रूम में बैठ के वो मंत्रिमंडल डिसाइड करते थे। हेलो गुलाम, और बताते थे उनको कि फलाने को मंत्री बना दो, फलाने को मत बताना। फलाने को मंत्री बनाने के लिए मेरे से फलाने ने कहा है, उस फलाने को मंत्री मत बनाना क्योंकि उसके लिए मेरे से उस फलाने ने कहा है। तब ना मंत्री बनाए उनसे, न्यूज रूम से बनाए गए उनसे। जब मंत्रिमंडल उनके दफ्तर में बैठ के बनाए जा रहे थे, डिसाइड हो रहे थे, और वो वहां बगल में बैठ के अपना छापाखाना चलाते रहते होंगे कि रात में क्या क्या भाषण देना मुझे। Double KO। Final round। हिंदुओं का पलायन आज से नहीं हो रहा। वो क्यों पाकिस्तान की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं? क्या हिंदुओं के अलावा बाकी अल्पसंख्यक जैसे सिख, बौद्ध, ईसाई भी कट्टरपंथी ताकतों और वहां की सरकार की उपेक्षाओं के शिकार हो रहे हैं? यानी सिर्फ 3 पड़ोसी देशों से प्रताड़ना, यातना के शिकार हिंदू, ईसाई, पारसी, जैन, सिख और बौद्ध को भारत नागरिकता देगा पास होने पर। इसमें एक मजहब का नाम नहीं है, मुसलमान, इस्लाम। सिंध बलूचिस्तान प्रांत में ज्यादातर हिंदू रहते हैं। वहीं के हिंदुओं को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? वहां की लड़कियों को क्यों अगवा किया जा रहा है? यह रुक क्यों नहीं रहा है? क्या यह मजहब की समस्या है या मानवाधिकार की? क्या दोनों को इतनी आसानी से अलग कर सकते हैं? जो बिल लाया गया है उसका आधार सिर्फ प्रताड़ना है, यातना है, तो सिर्फ एक धर्म पर चुप्पी क्यों है? अगर सिर्फ मजहब आधार है तो फिर यातना और प्रताड़ना का सहारा क्यों लिया जा रहा है? बात करते हैं प्राइम टाइम में कि क्या वक्त आ गया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ी जाए और भारत इसमें पहल करे। 2005 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए ये लोग भारत आए और यहाँ की नागरिकता मिलने की आस में दस्तावेज लेकर इधर उधर भटकते रहते हैं। हिंदू राष्ट्र की दुकानदारी सिर्फ टीवी की बहसों के लिए है। जब किसान मरता है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, तो वो हिंदू नहीं रह जाता, ना ही मुसलमान रह जाता है। जब नागरिकता देने का पहले से प्रावधान है और दी जा रही है, तो क्या यह सवाल अब पूछे जाने का कोई मतलब है कि इस कानून की जरूरत क्या थी? Game over।